आप लोगों को मैं यह पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में चल रहा है कि इसके सब्सक्राइबर्स कम है, व्यू भी नहीं है वीडियो पे, तो ये क्या ही पढ़ाएगा। तो ऐसा अगर आपके मन में है तो आप जा सकते हैं। पर एक बार आप इन 80 क्वेश्चंस को देखिए। कहने के सिर्फ ये 80 क्वेश्चंस है, इनमें से मैं 80 के जगह पे आपको 200 बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन पे दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, जितना मैंने अभी तक अनुभव किया है कि क्या क्या एग्जाम में आते हैं, पूरे मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को देखते हुए आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक बार ये वीडियो देख के एग्जाम में जाना है। 40 क्वेश्चन आप यूं बना के आओगे चुटकियों में। तो बिना किसी बकवास के सीधे एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन होंगे आपके। इसमें पहले क्वेश्चंस को बताएंगे, फिर कह रहे हैं कि आपको दिमाग में अगर है कि सब्सक्राइबर्स कम है और व्यू नहीं है, तो आप अभी ही चले जाइए। बस एक बार लेकिन इस पूरे वीडियो को देख के तब अपना दिमाग में बनाइएगा मेरे प्रति क्या है आपके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे। ठीक है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक एक से अधिक होता है। पूछेगा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास माउस है और माउस से लिखने में बनता नहीं है। ठीक, आप लोगों को सुनते चलना है केवल। पूछेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। वो तो हुआ पहला क्वेश्चन। फिर पूछेगा कि अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये जो अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि पानी, जो पानी होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। बस यही तीन चार क्वेश्चन है जो इससे रिलेट करके पूछ सकता है। तो आपको 40 क्वेश्चन ही करना है और 80 में से 40 आप इजीली करके आओगे, इतना गारंटी है मेरा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा में है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए या कट जाए, कुछ भी कह सकता है, तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब तो पूरा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि ये आधा भाग टूट गया तो आधा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, उसका जो दिखने की क्षमता वो कम हो जाएगी, यानी कि कम तीव्र बनेगा। यानी कि कम तीव्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, कम तीव्र बनेगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन में कि, और इसमें 2 नंबर में और क्या पूछ सकता है या मैं आपको बता रहा हूँ। अवतल दर्पण है, इस दर्पण में अ लगा हुआ है। जिस दर्पण में या जिस लेंस में अ लग जाए उसकी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या सब माइनस होता है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक, यानी माइनस। फिर पूछेगा अवतल लेंस की क्या होती है, तो वो भी माइनस। जिसमें अ लग जाए उसका माइनस। और वहीं पूछ दे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी प्लस। और पूछ दे उत्तल लेंस में, तो लेंस में भी उत्तल अगर है तो प्लस, और लग गया तो माइनस। बस ये दिमाग में आपको रख लेना है। ठीक, आगे है 3 नंबर कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो ये होता है दृष्टि पटल से। दृष्टि पटल यानी दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से होता है। दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस? तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। एक चीज और पूछता है आंख से ही रिलेटेड, महाभिवियाई क्वेश्चन, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। वहीं कह दे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम यानी अनंत बिंदु क्या होता है, मतलब अधिकतम दूरी क्या होती है, तो वो हो जाएगा आंसर अनंत। ठीक, अधिकतम कहेगा तो अनंत, न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। ये नेत्र से रिलेटेड है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि दृष्टि पटल का दूसरा नाम क्या है, तो दृष्टि पटल का ही दूसरा नाम रेटिना होता है। फिर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम नेत्र दान करते हैं तो नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र के कॉर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे बाहर पूछेगा नहीं। इससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता, इस बात की एकदम गारंटी है। पूछेगा क्या, मैं आपको टोटल बता दूंगा। कहने के सिर्फ 80 क्वेश्चन है। 80 के जवाब पे आपको 200 प्लस क्वेश्चन नहीं कराया तो आप कहिएगा। ठीक, और लास्ट में आपको कमेंट करना है। अभी किसी को नहीं कुछ कहना है, लास्ट में कमेंट करके कहना है कि कैसा लगा ये वीडियो। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन। चौथा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग एम्पियर, एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। एम्पियर को लिखा जाता है आई से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम्पियर को आई से लिखा जाता है, आई। और वोल्ट को लिखा जाएगा वी से, वी हो गया। और भागा का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। यानी आई बराबर वी बाई आर, यानी कि आर इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी आई आर बन जाएगा आई आर किसका, तो वी का मान, यानी कि वी बराबर क्या होता है आई आर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है।
है। एम्पियर को आई से लिखे हैं हम यहाँ पे, वोल्ट को लिखे हैं वी से, ठीक। और डिवाइड का मतलब बट्टा होता है, यहाँ पे बट्टा दिए हैं। और ओम का यहाँ पे नीचे आर लिखे हैं, जिसको हम काट दिए हैं, आर क्योंकि अब इधर चला गया गुणा में, आई आर हो गया, तो वी बराबर आई आर आप सबने पढ़ा होगा, ओम का नियम है। इसलिए निम्न में से ये कथन सही है कि एम्पियर बराबर वोल्ट पर ओम होता है, ठीक। इसी में अब पूछेगा क्या, वो मैं बता रहा हूँ आपसे। ये तो न्यूमेरिकल हो गया। आगे यहाँ पे इसमें पूछ सकता है कि एम्पियर, एम्पियर आखिर क्या करता है, एम्पियर है क्या। तो एम्पियर विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। वोल्ट क्या करता है, वोल्ट के बारे में पूछ दे तो वोल्ट, वोल्ट जो है विभवांतर मापता है। विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्ट में, यानी कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। ओम क्या है, तो ओम विद्युत क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, ठीक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो ये सब ऐसा ही मात्रक से ही रिलेटेड है। इन सबको देख के जाइएगा। आगे है 5 नंबर। 5 में है कि एक कमरे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको मैट्रिक में अच्छा स्कोर करना है, जो थोड़ा भी हार्ड क्वेश्चन है उसको एकदम छोड़ देना है। जैसे ये 5 नंबर है, 5 नंबर में न्यूमेरिकल है, यहाँ भी न्यूमेरिकल, यहाँ भी अंक, यहाँ भी अंक और यहाँ भी अंक। इसको बनाइएगा, टाइम भी लॉस करेगा, और इसको बनाने में टाइम भी लगेगा, और हार्ड भी पड़ता है। इसलिए जहां भी न्यूमेरिकल देखना है, छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है एकदम। उससे आप जिद नहीं करना है कि हम बनाएंगे ही बनाएंगे, एकदम नहीं। 80 में से आपको 40 ही बनाना है। खुद वो एग्जामिनर कह रहा है कि आप 40 सिर्फ बनाओ, तो आप क्यों जिद पे हो। जिद नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन को एकदम छोड़ देना है। जैसे कि ये सब हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इनको एकदम छोड़ के आगे बढ़ जाना है, इजी इजी क्वेश्चन बनाना है। आगे है 6 नंबर में कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है 380 एनएम, का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक। अब इसमें पूछेगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये होता है बैगनी का। बैगनी सबसे नीचे रहता है, यानी बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और बैगनी का होता है 380 से लेकर 450 के बीच में। 380 से 450 के बीच में होता है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 380 नैनो मीटर। पूछेगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और आप लिख के रख लीजिए, यही सब पूछेगा, जो बोल रहा हूँ वही पूछेगा, ठीक। पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फिर पूछेगा खतरे के संकेत के रूप में किस कलर का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का। लाल रंग का उपयोग किया जाता है, ये सब याद रखना है, ठीक। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। विचलन से पूछ सकता है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो विचलन कम होता है लाल रंग का, और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का। फिर से सुनिए, विचलन और तरंग दैर्घ्य, विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का ही, ठीक। अगर पूछ दे कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ये याद रखना है। आगे है 7 नंबर में कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो, समानांतर यानी समानांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। समानांतर को पार्श्व क्रम भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहेगा कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, मतलब अगर समानांतर क्रम में हमने प्रतिरोधों को जोड़ा है, तो जो हमको समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो वो हमेशा ही कम मिलेगा, हमेशा कम, यानी प्रत्येक प्रतिरोध से कम मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बात याद रखना कि अगर हमको अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है, अधिक प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पे अधिक दिया है, अधिक अगर आपको प्राप्त करना है तो श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, और समानांतर में जोड़ेंगे यहाँ समानांतर में, तो ये हमको कम प्राप्त होगा। ये चीज को याद रखना है। श्रेणी में अधिक से अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है, और समानांतर में अधिक से कम प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक। आगे चलेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर, जो कि अगले पेज पे है। अगला क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोधी, लघु पथन कह रहा है, लघु पथन के समय जो परिपथ का प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पे ध्यान देना है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। लेकिन पूछता है कि धारा क्या होता है, यहाँ पूछेगा कि लघु पथन के समय परिपथ का धारा क्या हो जाता है, तो धारा का मान अनंत यानी बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, ठीक। ये दो क्वेश्चन में से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। पूछेगा कि लघु पथन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, परंतु धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, ठीक। इसको याद रखना है। आगे 9 नंबर में है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। मतलब सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में कौन बदल देता है, तो जो सौर सेल होता है, इसका काम ही यही होता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एक चीज पूछेगा कि सौर सेल में किस धातु का उपयोग होता है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उप धातु होता है, जिसका उपयोग किया जाता है किसमें, तो सौर सेल में। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन में कि पवन चक्की, पवन चक्की है, पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा,
उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पवन ऊर्जा बनता है उसमें पवन की वेग कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। एक चीज पूछेगा कि पवन चक्की काम कैसे करता है? तो इसमें जो हवा होता है इसके टरबाइन यानी पंख को इसको घुमाता है, जिससे बिजली बनता है। ठीक, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, कम चांसेज है लेकिन हो सकता है, आए तो आ भी सकता है। आगे है 11 नंबर में कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, मतलब धातुओं में जो धारा बहता है किसके कारण बहता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में धारा का वाहन यानी कि जाता है। ठीक, आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का टॉमसन। ठीक, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और पूछेगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का होता है जेम्स चैडविक। ठीक, को मैंने ट्रिक बताया था पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ कि इसका ट्रिक याद रखिएगा, ईटा पर नाच। ईटा मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, ईटा हो गया। पर यानी पर से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड हो गया। नाच यानी न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ये हो गया ट्रिक, इसको आपको याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक, आगे है 12 नंबर में कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल, देखिए मैंने पीछे ही बताया कि पूछ सकता है खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का यूज किया जाता है। बैगनी का पूछ सकता है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। फिर पूछेगा किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। फिर पूछेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। फिर पूछेगा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल का। कंफ्यूज नहीं होना है, विचलन मतलब भटकना होता है, भटकेगा कौन? जो कमजोर होगा। तो बैगनी कमजोर है तो ये ज्यादा भटकता है, यानी इसका विचलन अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। फिर यहाँ लाल है, लाल में पूछेगा कि ये तरंग दैर्ध्य और विचलन से, तो लाल मजबूत रंग है यानी दिखता है दूर से है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। विचलन कम, तरंग दैर्ध्य ज्यादा। कंफ्यूज नहीं होना है, लड़का यही कंफ्यूज होता है। आगे है 13 नंबर में कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है, यही सब पूछेगा, इजी इजी पूछेगा। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन में कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? जो टिंडल प्रभाव है प्रकाश की किस घटना के कारण टिंडल प्रभाव होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इसी के कारण टिंडल प्रभाव होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फिर पूछेगा अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ये माइनस नहीं है, ये एरो दिया है हमने कि परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के 2 नियम, ये सब पूछ सकता है। आगे चलेंगे 15 नंबर, 15 नंबर में है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आपको बताया था मैंने, अभी बता रहे हैं कि अगर एकल बॉन्ड है तो वो संतृप्त होगा, और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल, यहाँ बना दे रहे हैं, एकल बॉन्ड है तो संतृप्त, डबल बॉन्ड या फिर अगर कहिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना तो ये हो जाएंगे असंतृप्त, एकल बॉन्ड वाले होते हैं संतृप्त। तो इसमें आप बॉन्ड बना के देखिएगा, अगर नहीं बनाने आता है बॉन्ड तो आप बिल्कुल आप उसको सीखने की कोशिश मत कीजिए, उसको छोड़िए। बहुत क्वेश्चन है आपके लिए 80 में, उसको एकदम छोड़ देना है। अगर नहीं आपको बॉन्ड समझ में आता है एकदम छोड़ देना है। इसका 15 का आंसर हो जाएगा इसे ऑप्शन नंबर सी, इसको बॉन्ड बनाइएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी हाइड्रोजन के साथ एकल बॉन्ड बनेगा। फिर से बता रहे हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि 2-4 दिन में एग्जाम है। बिल्कुल नया चीज नहीं सीखना है, एकदम पुराने वाले ही याद रखिए, एकदम नंबर अच्छा आएगा। आगे 16 नंबर है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध 2 नंबर में पूछता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति और चालक के तापमान, सभी चीजों पर निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 16 का हुआ ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि अगले पेज पे है। आगे 17 नंबर में क्वेश्चन है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, आम मीटर बोला है तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसी से रिलेट करके एक पूछता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा पार्श्व क्रम में, आम मीटर को श्रेणी में, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में। फिर पूछेगा कि आम मीटर का यूज क्या होता है? तो धारा को मापता है, आम मीटर के द्वारा ही धारा का माप किया जाता है, ठीक, विद्युत धारा। आगे चलिए 18 नंबर की ओर। 18 में है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? मतलब कि ये किसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत संयंत्र में एक टरबाइन होता है जो कि पानी के नीचे होता है, जिसपे पानी की लहर उस पे अपना बल लगाती है, यानी अपनी स्थिति को उस पे लगाती है, जिसके कारण बिजली बनता है। टरबाइन घूमने से बिजली का निर्माण होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर। आगे आपसे पूछेगा कि सौर ऊर्जा में क्या होता है? तो सौर ऊर्जा जो है
है सौर यानी सोलर सोलर प्लेट जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर प्लेट में सिलिकॉन की उप धातु लगी होती है, ठीक। तापीय ऊर्जा में भी यही होता है, सूरज के प्रकाश से बिजली बनता है। आगे है 19 नंबर में कि नरौरा नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक शहर ही है नरौरा, वहीं पे क्या है, नरौरा विद्युत नाभिकीय संयंत्र। आगे 20 नंबर में है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान दे दिया है 40, उसकी फोकस पूछ रहा है, तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और एक इसमें इजी ये कर दिया है कि कहीं आपको माइनस प्लस नहीं दिया है, ठीक। तो ये तो और इजी हो गया कि 40 का आधा कीजिए 20 आपको आंसर, सीधे आधा कर देना है 20 आपको आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बटे में 2 होता है। तो आर का मान है 40 और बट्टा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसका 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसी तरह से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी जिसमें अ लग जाएगा उसकी फोकस माइनस, और जिसमें अ नहीं लगा रहेगा उसका फोकस प्लस। ये आपको मन में याद रखना है, यही सब पूछे जाएंगे। आगे 21 नंबर में है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत ऊर्जा किसे माना जाता है? अनंत ऊर्जा स्रोत किसे माना गया है? तो सूरज को। सूरज से ज्यादा ऊर्जा किसी में भी नहीं है। सूरज से एक क्वेश्चन पूछता है कि सूरज में नाभिकीय क्या होता है, मतलब कि सूरज में क्या होता है? तो सूरज में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय सं संलयन होता है, विखंडन नहीं। संलयन होता है हीलियम से, हाइड्रोजन से हीलियम के रूप में उसका संलयन होता है, ठीक। विखंडन होता है परमाणु बम में, परमाणु बम में विखंडन होता है और सूरज में नाभिकीय संलयन होता है। ये चीज को याद रखना है। आगे है 22 नंबर में कि प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमने पहला ही लाइन लिखवाया है इस टॉपिक में, ठीक। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है कि प्रकाश तरंग कैसी होती है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश से ही पूछता है कि प्रकाश कैसे रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे एक्स्ट्रा पूछेगा ही नहीं। 23 है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए यहाँ पे बुझा हुआ है, लड़का हरदम कंफ्यूज रहता है कि कौन बुझा हुआ चूने का सूत्र है और कौन नॉर्मल चूना का सूत्र है। तो CaO जब कहेगा तो ये तो नॉर्मल चूना का सूत्र हो गया। और जिसमें HO लग गया, HO यानी पानी का आपको सूत्र पता होगा, HO2 होता है। H2O, अरे हम क्या बोल रहे हैं, पानी का सूत्र H2O होता है, आपको याद रखना होगा, बोला गया है गलती से। पानी का सूत्र H2O होता है, यानी कि H और O उसमें यूज होता है। तो आपको देखना है जिस सूत्र में H और O लग जाए वो बुझा हुआ होगा, यानी उसमें बुझेगा कब, जब पानी डालेंगे तो बुझेगा। यानी बुझा हुआ चूने का सूत्र कौन होगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक। और CaO रहेगा तो वो बुझा हुआ नहीं रहेगा, मतलब सूखा चूना हो जाएगा, नॉर्मल चूना। और CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझे हुआ चूने का सूत्र। फिर आपसे पूछेगा CaCO3 क्या है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक। इसको याद रखना है, इसी को संगमरमर भी कहा जाता है। आगे है 24 नंबर में कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11। फिर पूछता है आपको ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ये बाकी ये दोनों पूछने के चांसेस एकदम 9 के बराबर है। पढ़िए वही जो एग्जाम में आए, फिर से बता रहा हूँ, ज्यादा आपको नहीं करना है कि हमको सब चीज जानना है, नहीं। आप पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछता हो, तो चीनी पूछता है, ग्लूकोज पूछता है, इन सब के बारे में पूछता ही नहीं है, तो आप क्यों पढ़िएगा, नहीं पढ़िए इसको। आगे है 25 नंबर में कि विद्युत फ्यूज काम करता है, मतलब विद्युत फ्यूज कैसे काम करता है? तो विद्युत फ्यूज जब आप घर में देखे होंगे, जब फ्यूज गर्म हो जाता है तो वो टूट जाता है, मतलब कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। जब गर्म होगा तो टूट जाएगा, यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 26 में कि 26 में क्वेश्चन है कि विभक्त वल्य का उपयोग, विभक्त वल्य है, विभक्त वल्य का उपयोग किस उपकरण में होता है? विभक्त वल्य का उपयोग किसमें होता है? विद्युत मोटर में होता है। विद्युत मोटर में जब हम बिजली देते हैं तो विभक्त वल्य घूमने लगता है। इसके घूमने से क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की ओर पंप की सहायता से आता है। तो यही होता है विद्युत मोटर में। फिर पूछेगा कि जनित्र में, जनित्र में क्या होता है? तो जनित्र में होता है कि हम इसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो ये बिजली बनाता है। मतलब विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये चीज बार बार पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखना है।
27 नंबर है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं? तो यूनिट। आप घर में देखे होंगे बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है कि मैंने हमने 10 यूनिट उठाया, 50 यूनिट उठाया। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मतलब व्यापार करने वाला मात्रक क्या है? तो यूनिट है। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, यानी पावर का ऐसा ही मात्रक डब्ल्यू यानी कि वाट होता है। वाट घंटा पूछने के चांसेस कम है तो इसको छोड़िए। ये दोनों ही पूछते हैं कि वाट और यूनिट। एक होता है वोट, ठीक, तो उसको भी याद रखना है। आगे है 28 में कि अतिभारण, अतिभारण कहे लघुपथन कहे सब एक ही समझना है। होता एक नहीं है लेकिन समझना है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछेगा। पूछेगा कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, देखिए यहाँ विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक कहाँ है? बहुत अधिक हो जाता है विद्युत धारा। मतलब जैसे देखिएगा शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइन बहुत तेज मारता है, तेज मारता है मतलब विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाता है। और वहीं प्रतिरोध बहुत कम, प्रतिरोध यानी कि रुकावट, तो रुकावट न के बराबर हो जाता है मतलब कम हो जाता है। इसलिए बिजली बहुत जाती है तो विद्युत धारा का मान अनंत हो जाता है यानी बहुत अधिक हो जाता है। और प्रतिरोध पूछता है तो प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, ठीक। आगे है 29 नंबर में कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर में कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण यूज किया जाता है। आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। फिर लेंस में पूछेगा तो लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। फिर पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। वहीं पूछेगा उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस। जिसमें उ लगा है उसका प्लस, जिसमें अ लगा है उसका माइनस। बार बार हम बता रहे हैं और यही चीज पूछा जाएगा, इतना याद रहे। आगे 30 नंबर में है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? मतलब 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर का मान 10 के पावर -6 होता है, ठीक। इसको आपको याद रखना है। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा के बारे में पूछ रहा है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब औद्योगिक क्षेत्र भुलवाने के लिए दे दिया है कि लड़का कंफ्यूज हो तो ये सब नहीं देखना है, सीधे देखना है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। यहाँ पे दिया है ओजोन, ओजोन के बारे में पूछता है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। इसमें ऑक्सीजन 3 होते हैं। इसका सूत्र ही होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक। ओजोन का सूत्र O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। CFC ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसमें पूछता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। आगे है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CO2 हो जाएगा, इसको याद रखना है। आगे है 32 नंबर में कि CaCO3 जब अभिक्रिया करेगा तो CO यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण हो तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। संयोजन इसके ठीक विपरीत होता है कि उसमें दो छोटे छोटे यौगिक जुड़ते हैं और एक नया बनता है, तो वो होता है संयोजन। लेकिन जब एक में से दो ठो टूट के बनेगा तो उसे कहेंगे वियोजित होना, यानी कि उसको टूटना, यानी कि ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। आगे है 33 नंबर में कि मालाचाइट, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा कॉपर, कॉपर का अयस्क हो जाएगा मालाचाइट। मालाचाइट ज्यादातर पूछता नहीं है, ये हम नया क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं। तो मालाचाइट नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, ठीक। मत याद कीजिए इसको। यहाँ पे है कि कॉपर, ये मतलब कि अभी बता दे रहे हैं मेरे को कॉपर का होता है। आपसे पूछेगा क्या? पूछेगा कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम। हेमाटाइट याद रखिएगा, हेमाटाइट मैग्नीशियम। आपसे पूछेगा कि ए, फे, ए, हेमा ए, गलत हम बता दिए। हेमाटाइट लोहा का होता है। ये मैग्नीशियम का आपको होता है डोलोमाइट, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नीशियम फिर से देख लीजिए। मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट और हेमाटाइट होता है लोहा का, हेमाटाइट होता है लोहा का, ठीक। यही चीज पूछी जाती है। कॉपर का होता है क्यूप्राइट, कॉपर का क्यूप्राइट होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, इसका है क्वेश्चन, हमने देखा था। आगे चलिए 34 नंबर में। 34 में है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। देखिए आप ये परमाणु संख्या देखे तो और इजी कर दिया। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या होगी? तो जब 12 है तो इसकी संयोजकता 2 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। संयोजकता किसे कहते हैं? तो जब किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होते हैं तो उन्हें 8 में से घटा लिया जाता है, ठीक। ये आपको याद रखे तभी आपको वैलेंसी या संयोजकता पता रहेगा। आगे चलेंगे 35 नंबर पे, जो कि अगले पेज पे है।
35 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। मतलब किस धातु का ये मिश्र धातु है कह रहा है, तो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। एल्युमिनियम से ड्यूरालुमीन मिलकर बना होता है। ठीक, आपसे पूछेगा कॉपर का आयस्क, तो हमने पीछे ही बताया क्यूप्राइट। लोहा का भी हमने बता दिया। ये सब पूछ सकता है। एक चीज पूछता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। मिश्र धातु है तो मिश्र धातु से बता दे रहे हैं। पीतल का एक बार पूछेगा कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से बनता है। तांबा और जस्ता से। पीतल में आप याद रखिएगा एक शब्द पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ताजी यानी ता से हो जाएगा तांबा, और ज से हो जाएगा जस्ता। पिताजी के ट्रिक से ही आपको इसको याद रख लेना है। आगे 36 नंबर है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो बाल्टी की पेंदी होती है हल्की उठी हुई महसूस होती है। या आपसे पूछेगा कि एक बाल्टी में हमने छड़ डाला है जो कि तिरछा दिखाई दे रहा है, ये क्यों, तो उसका भी रीजन वही होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, तो इसको आपको याद रख के जाना है। फिर आपसे पूछेगा कि बाल्टी में सिक्का डाला गया है, सिक्का उठा हुआ दिखाई दे। या फिर पूछे कि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। कुछ भी कहे वो होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये सब होता है। आगे चलेंगे 37 नंबर में कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम के Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, यानी कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग इसमें किया जाता है। आपसे पूछेगा कि NaOH क्या है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaCl क्या है, तो ये साधारण नमक है, इसको याद रखना है, और ये नहीं पूछेगा। ठीक, आगे है 38 नंबर में कि कार्बन के दो अपरूप के अलावे तीसरा अपरूप कौन है। यहाँ से एक चीज आप याद रख लीजिएगा कि कार्बन के तीन अपरूप होते हैं। तीन अपरूप में पहला हो जाएगा हीरा, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट, तो तीसरा आपको आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे 39 है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक, आगे चलेंगे 40 नंबर। 40 में है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं मतलब अब धुएं के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो यह धुआं जो होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें मिला रहता है, यानी 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, लेड नाइट्रेट का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो देखा होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं, इसका सूत्र है PbNO3। ठीक, आगे चलेंगे 41 नंबर में कि निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक इसमें एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अवकारक। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन का निकलना अवकारक, तो अवकारक हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन अवकारक का उदाहरण होता है। 42 नंबर में है कि पीतल, देखिए पीछे ही हमने आपको बताया कि पीतल के बारे में पूछता है। पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता का बना होता है। आपको याद रखना है पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, ताजी ऐसे हो जाएगा ता, आईसी में लग जाएगा जी, पिता जी, यहाँ से हो जाएगा पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, आपको याद रखना है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु का प्रभाव नहीं पड़ना मतलब किस पे जंग नहीं लगता है, तो सोना पे जंग नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है सोना पर। शुद्ध सोने पर जंग नहीं लगता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। और सबसे अधिक अभिक्रिया करता है सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है सोना पर। और पड़ता सबसे ज्यादा किस पे है, तो सोडियम और पोटेशियम पर। अगर ऑप्शन में पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम को मारेंगे, सोडियम रहेगा तो सोडियम को मारेंगे। कब, जब यहाँ पे पड़ता है कहेगा तब, लेकिन अभी नहीं है तो सोडियम हो सोना हो जाएगा। नहीं पड़ता है सोना पर, पड़ता है सोडियम पर। ओके, आगे 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है। मतलब पीएच का कौन सा मान क्षार कहलाएगा। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। तो 7 से अधिक सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसको टिक कर लेना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय विलयन कहेंगे। लेकिन अगर पीएच मान 7 रहेगा तो 7 रहेगा तो इसको कहेंगे उदासीन विलयन। ठीक, तो ये अगर पूछा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, 7 होता है, 7 होता है, इसको याद रखना है, पूछेगा। 45 नंबर में है कि एक वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। मतलब कि वर्ग, पहले तो आप याद रखिए वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग होते हैं 18। वर्ग होते हैं 18 और आवर्त होते हैं 7। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और वर्ग 18 होते हैं। ठीक, आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हेनरी मोजले ने किया था। ठीक,
इसमें अब क्वेश्चन पूछा है कि वर्ग एक के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक, हाँ ठीक है। यहाँ पे तो आगे चलेंगे 46 नंबर। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। देखिए, अधातु जल में घुलकर क्या देता है ये पूछ रहा है। तो इसमें हमने अभी ही आपको बताया कि धातु क्षार देगा और अधातु अम्ल देगा। अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि अम्ल प्रदान करते हैं। यानी 46 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, अम्ल। फिर से सुन लीजिए, धातुओं की प्रकृति क्षार होती है और अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे है 47 नंबर में कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट आपको एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, बॉक्साइट, इसको याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे है यहाँ पे 48 नंबर में कि सोडियम जिंकेट, सोडियम है और जिंकेट है, क्या रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछेगा ही नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। और पूछ भी दे तो आपको याद रखना है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2ZnO2, यानी दोनों में दू दू है, याद रखना है। यहाँ भी दू और यहाँ भी दू, लेकिन कम चांसेज है। बाकी दिया है तो आपको पढ़ लेना है एक बार, और नहीं भी याद रखिएगा तो क्या दिक्कत है, इसमें 80 क्वेश्चन है, 40 ही हमको करना है। बस ये सोच के चलना है, जो थोड़ा भी टफ लगे उसे छोड़ दो। आगे है 49 नंबर, 49 में कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पूछ देगा आपसे कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, तो हमारे अमाशय, पूछता है कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल, तो हमारे अमाशय यानी कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। HCl का पीएच मान भी पूछ देता है, तो HCl का पीएच मान 1 होता है। इसका कहीं कहीं पीएच मान 1 पॉइंट कुछ भी देता है, तो बस आपको याद रखना है कि 1 के नियरेस्ट वाला आंसर होता है। ठीक, आगे है सीएनजी। सीएनजी आपने देखा होगा, सीएनजी गाड़ी काफी चल रहा है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, यहाँ हिंदी दे दिया है, तो हिंदी में इसका नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। वहीं आपसे इंग्लिश भी पूछ सकता है, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वसंयोजी यौगिक है। स्वसंयोजी यौगिक मीथेन होता है, यानी CH4 इसका आंसर हो जाएगा। मीथेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो मीथेन प्राप्त किया जाता है धान के खेतों से। धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर होगा मीथेन गैस निकलती है। ठीक, आगे है 52 नंबर। आगे आपको दिख जाएगा 52 नंबर में कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, तो सेरिब्रम। टाइम ज्यादा लग गया, यहाँ पे टाइम हो गया, ज्यादा समय लग गया है। हम इसको कोशिश करेंगे कि बायो के 20 क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ के ही एग्जाम में जाना है। चलिए देखिए, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी कि इसको प्रम मस्तिष्क का हिस्सा माना जाता है। ठीक, आगे है 53 में कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको प्यूबर्टी कहते हैं, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। अंडकुरण नहीं कहते हैं और विभिन्नता भी नहीं कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूबर्टी, यानी 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण है, तो ये समजात अंग, समजात अंग के उदाहरण है, अवशोषी नहीं। अवशोषी अंग हमने डिटेल से बताया है क्लास में, तो ये नहीं पूछता है, इसमें पूछेगा समजात अंग के ही बारे में। तो कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख समजात अंग है। ठीक, आगे है नेफ्रॉन से रिलेटेड 55 नंबर में कि नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन किसमें पाया जाता है, मतलब नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, हृदय में, अंडाशय में, मस्तिष्क में, वृक्क में, तो ये पाया जाता है वृक्क में। क्वेश्चन आपसे एकदम इंपॉर्टेंट पूछता क्या है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन, उसको नेफ्रॉन कहते हैं, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर ए। आगे है 56 नंबर में कि ईस्ट में जनन द्वारा, ईस्ट में जनन द्वारा होता है, मतलब ईस्ट में जनन किसमें होता है, तो इसमें होता है मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा ईस्टों में जनन होता है। ठीक, आगे है 57 में कि यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है ये पूछ रहा है, तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। एक चीज और पूछेगा यकृत से कि यकृत के बारे में पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। फिर अग्नाशय से अगर पूछना चाहे तो पूछेगा कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय। ठीक, और इसमें पूछ सकता है कि यूरिया का खोज किसने किया था, यूरिया का खोज वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र जस्ट आगे है, आगे है, हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं। 57 क्वेश्चन है, उस यहाँ पे हमको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने आधा स्क्रीन ही इधर किया हुआ है। इस 77 में सेम क्वेश्चन है यूरिया वाला, वहां हम बता देंगे, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे 58 नंबर,
58 में है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्या है हमारे शरीर के लिए? विटामिन, खनिज और पोषक तत्व, ये तो सभी आवश्यक है, तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन है, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम भी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी होता है, वो दूसरा चीज होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक किसके द्वारा, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है पूरे शरीर में? तो हम खून, खून जो होता है ऑक्सीजन ले जाता है, यानी कि आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म पूछेगा व्हाइट ब्लड सेल। जीवन काल भी पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये सभी एग्जाम में पूछता है। आगे है 60 नंबर में कि घटपर्णी एक उदाहरण है। जो एक घटपर्णी है, ये किसका उदाहरण है? तो कीट भक्षी पादप, ये एक पादप है जो कि कीटों को खाता है, कीटों को खाने वाला पादप है, यानी मांसाहारी पौधा है, इसको याद रखना है। 61 में है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये संचित रहता है पुराने जाइलम में, पेड़ों के पुराने जाइलम में होता है। पेड़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि पादपों में भोजन, भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो भोजन ले जाया जाता है फ्लोएम द्वारा, और जल का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा। एक चीज याद रखिएगा, जौ से जाइलम और जौ से ही जल, जौ से ही जल, तो आपको याद रखना है कि ये जल लिखे हैं। ये जल कौन ले जाएगा? जाइलम। बाकी कुछ ले जाने के लिए कहेगा तो फ्लोएम कर देना है, बाकी कुछ में फ्लोएम, और जल के लिए जाइलम, इसको याद रखना है। 62 है कि निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? रक्त बैंक के नाम से, यानी ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से किस पार्ट को जाना जाता है? तो प्लीहा, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। यकृत हमने बताइए दिया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 63 में है कि हृदय के बेसमों, बेसम कितने होते हैं? 4 होते हैं। हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? 4 बेसम पाए जाते हैं। पूछा क्या है कि हृदय के बेसमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो बेसमों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर, चेम्बर कहे या बेसम कहे, एक ही होता है, होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक। आगे है 64 में कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से स्रावित होता है। फिर पूछता है कि मेल हार्मोन का नाम लिखिए, तो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन्स के भी नाम पूछता है। अंडाशय पूछेगा कि अंडाशय का किसमें पाया जाता है, मेल में कि फीमेल में। वृषण से भी क्वेश्चन रहेगा, थायराइड ग्रंथि से भी क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पढ़ के जाना है सब। 65 है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, मतलब हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्य हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा, यानी तंत्रिका और रसायन दोनों इसमें यूज में आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो पोषण की विधि होती है, कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी, मतलब कवक में मृत जीवी पोषण होता है। ये यहाँ पे दिखा नहीं होगा, देख लीजिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत जीवी, ये दिखा होगा। इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा भी सी। आगे 77 है कि लसिका, लसिका, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग, लसिका को ही लिम्फ भी बोला जाता है, तो लिम्फ का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हल्का पीला, हल्का पीला कलर का इसका रंग होता है। मेरू रज्जु, मेरू रज्जु कहाँ मिलता है? मेरू रज्जु मतलब किसका पार्ट है, ये पूछ रहा है। तो मेरू रज्जु आपको मेडुला अबलांगेट, मेडुला अबलांगेट इसका पूरा नाम होता है, तो इसी का ये पार्ट है मेरू रज्जु। आगे है 69 में कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही है? संवेदी ग्राही मतलब कौन है? मतलब संवेदना को कौन सहता है? तो आंख पे भी मारिएगा तो आंख को भी अनुभव होगा, नाक को भी होगा, मस्तिष्क को भी होगा, कान को भी होगा, लेकिन इनमें से कौन सही होगा संवेदन ग्राही? तो इसमें मस्तिष्क सबसे संवेदी ग्राही, मतलब किसी को भी अगर चोट लगे कान को, आंख को, नाक को, तो सबको कौन सिग्नल देगा? मस्तिष्क, यानी संवेदन ग्राही कौन है? तो मस्तिष्क इसका एकदम आंसर हो जाएगा 69 का। आगे चलेंगे 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है, मतलब जो बीज होता है किसमें विकसित होता है? तो बीज जो है बीजांड में विकसित होता है। आपसे पूछेगा कि पुंकेसर, पुंकेसर मतलब किसका भाग है? तो मेल का होता है पुंकेसर, और स्त्री केसर फीमेल में हो जाएगा, ठीक। आगे 71 में कि तापमान, वर्षा तथा पवन, तापमान, वर्षा तथा पवन कैसे कारक है? तो ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तापमान, हम लोग वर्षा भी नहीं करा सकते हैं, और पवन को भी नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा भौतिक कारक, ये मतलब प्रकृति द्वारा किए जाते हैं भौतिक कारक। 72 नंबर में है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। बाकी इसमें पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायरिया और मलेरिया ये सब
बीमारी है। और मलेरिया बुखार से रिलेटेड ये सब है, डायरिया उल्टी उल्टी से रिलेटेड बीमारी है। आगे 73 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है। संवहन, संवहन मतलब ले जाने लाने वाला, ले जाने और लाने वाला। ले जाने लाने वाला जाइलम और फ्लोएम होता है, यानी कि बी और सी दोनों। तो ये वहां पे डी ऑप्शन में दिया है, जाइलम फ्लोएम। संवहक, संवहक का मतलब ही होता है ले जाने वाला और लाने वाला। 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 74 में है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल, मतलब कहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वन, यानी कि जंगल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। 74 का ऑप्शन नंबर डी। 75 है कि मानव हार्मोन साइटोकिनिन, साइटोकाइनिन भी इसको पढ़ा जाता है। साइटोकिनिन सहायक है। साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि प्ररोत के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, सभी के लिए हो जाएगा ये हार्मोन जिम्मेवार। यानी 75 का ऑप्शन नंबर डी। 76 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क वाला भाग होता है, ये सब ये नियंत्रण करता है। यानी 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे 77 है कि प्रयोगशाला में, देखिए हमने बताया था कि 77 में आपको आएगा यूरिया के बारे में। और संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है Na2CO मतलब NH2CO NH2, इसका सूत्र होता है। कहीं कहीं इसको लिखता है CO NH2 का होल ट्वाई, मतलब NH2 दो बार एक ही में लिख देता है। तो वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक। आगे है 78 नंबर में कि प्रकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृतिक में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी पेड़ पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन का संतुलन बना है। आगे है ओजोन के एक अणु में, हमने पीछे ही बताया था कि ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी आंसर। ओजोन का सूत्र होता है O3, हमने बता दिया है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, मतलब पूछ रहा है कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये है इसका आंसर। अब आपको हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। 80 कहने के सिर्फ थे, इसमें 200 से अधिक क्वेश्चन बताए हैं। इतना भी आप पढ़ के जाइएगा तो 30 35 नंबर 40 नंबर आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। और बाकी ये सब्जेक्टिव है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। आगे तो अब नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो अगले पेज पे है, या OMR मिल जाएगा आपको टिक करने के लिए मॉडल पेपर का। और अगले पेज पे आपको अगला है तो वो हम नहीं दिखा पाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेट के साथ, नए ऑब्जेक्टिव। आपके एग्जाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।